गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आकलन प्रोग्राम के पहले आंसर राइटिंग सेशन में। यहाँ हम लोग बहुत स्पेसिफिक, अभी फर्स्ट लेक्चर है इसलिए बहुत स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे। थोड़ा ऊपर ऊपर से टॉपिक को समझते हैं कि कॉमन आंसर राइटिंग मिस्टेक्स आप लोग क्या कर रहे हैं अभी जो भी आंसर राइटिंग चल रही है आकलन के द्वारा। दूसरा देखेंगे कि एक अच्छे आंसर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, कैसा आंसर एक्चुअली होना चाहिए, और आरपीएससी का मार्किंग पैटर्न हम लोग देख लेंगे। और एक इन सब चीजों के हिसाब से आपको पढ़ना कैसा है एक बार के लिए वो ब्रॉड व्यू में आपको बता दिया जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कॉमन आंसर राइटिंग मिस्टेक क्या है। एक तो क्वेश्चन की डिमांड जो है आप लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जहां डिमांड जो है उसको सेंटर में नहीं रखा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कॉपी आप देखोगे, आकलन प्रोग्राम के किसी स्टूडेंट की कॉपी है, जयपुर किसान आंदोलन की आलोचनात्मक विश्लेषण करें। आलोचनात्मक विश्लेषण जब भी आता है तो हमको सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष लिखने होते हैं आइडियली, पर यहाँ कहीं भी देखोगे आप तो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष नहीं लिखे हैं। कारण भी बता दिए, प्रमुख घटनाएं बता दी, प्रभाव बता दिए, पर क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है ये सब। तो इसीलिए यहाँ 0 नंबर दिया गया है। और ऐसा ही आरपीएससी करती है। ये मैं आपको आगे आरपीएससी की भी कॉपियां दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जो उछल्ले वर्ड्स जो होते हैं, मतलब कि जो ये पीछे वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आलोचनात्मक हो गया, आलोचनात्मक हो गया और विश्लेषण हो गया, या ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं ना, इनका पर्टिकुलर कुछ मीनिंग होता है, तो वो मीनिंग आपको समझना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो जो वर्ड है उनको आप अंडरलाइन कर सकते हो, जिससे कि आप पूरे थ्रू आउट द आंसर उसको एक बार के लिए देख लो, तो बार बार आपसे वो मिस्टेक ना हो कि आप जो भ्रमित होते हो ना, तो आपको पता रहे कि किस किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। इसी तरीके के वर्ड्स होते हैं जैसे कि सविस्तार वर्णन करें, ठीक है। एक होता है संक्षिप्त वर्णन करें। तो संक्षिप्त का मतलब होता है कि थोड़ा क्रिस्प रखो चीजों को, ठीक है। सविस्तार का मतलब होता है कि आप जो सब हेडिंग्स बनाने वाले हो उसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करो, 3-4 लाइन में डिफाइन करो। जब संक्षिप्त लिखा हुआ होता है तो एक एक पॉइंट को आपको बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करना होता है। तो ये सारी चीजों के अंतर हैं, और इसी कारण से आप जो डिमांड क्वेश्चन कर रहा है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो, और एट द एंड फिर इसके मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। दूसरी अगर आप देखो कॉपी, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे कि भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, यहाँ विधायी नियंत्रण पूछा है। विधायी नियंत्रण के तरीके क्या है आंसर के अंदर, कि लोक सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते हैं। यहाँ विधायी नियंत्रण पूछा गया है। मंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका के हिस्से होते हैं, ठीक है। जो मतलब कि अस्थायी कार्यपालिका जो होती है उसके भाग होते हैं मंत्री, और स्थायी कार्यपालिका के भाग जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा डायरेक्शन ही इसका आंसर का गलत चला गया, इसीलिए देखो 5 में ज्यादा नंबर मिला है। तो और इसी तरीके की अप्रोच आरपीएससी फॉलो करती है। अगर आप वो जो पूछ रहे हैं अगर उसका आंसर नहीं करोगे तो वो लोग आपको नंबर नहीं देंगे। दूसरी कॉमन मिस्टेक है पैराग्राफ फॉर्म के अंदर आंसर करना। ये तो अगर आप मेरी मान सको बात, तो जो परिभाषाएं होती है उनके अलावा आपको बिल्कुल भी पैराग्राफ फॉर्म यूज ही नहीं करना है। पॉइंट्स फॉर्म के अंदर आप जितना आंसर कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, और इसका मैं अभी आपको प्रूफ भी दे दूंगा। आरपीएससी की कुछ कॉपीज है मेरे पास, तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पॉइंट फॉर्म के अंदर आंसर करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब यहाँ आप ये देख रहे हो आंसर, इसको समझने में कितनी दिक्कत होगी कि देखो एकदम कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है केवल। यही अगर पॉइंट फॉर्म होते तो इजी होता था इवेल्युएटर के लिए कॉपी चेक करना भी, ठीक है। तीसरी जो मिस्टेक है आंसर के अंदर, डायमेंशंस की बहुत ज्यादा कमी है। डायमेंशंस होते क्या हैं एक्चुअली, तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि स्वास्थ्य का विकास ही भारत का विकास है, एक बार मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, स्वास्थ्य का विकास ही भारत का विकास है। अगर मैं बोलूं कि इसको स्पष्ट कीजिए कि स्वास्थ्य का विकास ही भारत का विकास है, अब डायमेंशंस कहाँ होते हैं? डायमेंशंस ये होते हैं कि स्वास्थ्य का विकास इकोनॉमी पे किस तरीके से इफेक्ट डालेगा। इकोनॉमी पे इफेक्ट ऐसे डालेगा कि स्वास्थ्य का अगर विकास होगा तो आपको जो लेबर फोर्स है वो अच्छी लेबर फोर्स मिलेगी, बार बार छुट्टियां नहीं होगी उनकी,
एक अच्छे रफ्तार से काम किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर राजनीति इसका देखा जाए तो राजनीतिक के अंदर सशक्त नागरिक आपको मिलेंगे अगर स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा। इसी तरीके से सामाजिक के अंदर आप देखोगे तो सामाजिक के अंदर ऐसी आपको जनरेशन मिलेगी जो कि आने वाले जो लोग हैं उनको गाइड कर सके। इस तरीके से ये डायमेंशन होते हैं, ये तो 3 ही डायमेंशन है चलो, यहाँ 10 से 15 डायमेंशंस हो सकते हैं। इकोनॉमिक हो सकता है, कल्चरल हो सकता है या सोसाइटल हो सकता है, ज्योग्राफिकल हो सकता है, बहुत सारे डायमेंशंस ऐसे हो सकते हैं जो कि हम आने वाली जो आंसर राइटिंग क्लासेस है वहां पे आपको बता दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इस तरफ आपने ब्रिटिश शासन में ने भारतीय वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन किया है, कथन को स्पष्ट करना था। अब वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन किया है तो वर्ण व्यवस्था को किस तरीके से परिवर्तित कर सकती है? कारखाने अगर जो आए होंगे उससे कारखाने श्रमिकों का वर्ग बना होगा, शिक्षित वर्ग जो है उनका एक अलग से वर्ग बना होगा। ये नए वर्ग थे जो ब्रिटिश टाइम पे उभार लिए थे इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायमेंशंस का गेम है, यहाँ कुछ भी देखो, यहाँ कोई डायमेंशन आपको नजर नहीं आएगी, इस वजह से आधा नंबर है। अगर यहीं पे शिक्षा क्षेत्र में अलग डायमेंशंस है, इसी तरीके से आप स्वास्थ्य के अंदर अलग चीजें हुई, इसी तरीके से औद्योगिक रूप से कुछ परिवर्तन हुए, तो जब आप आंसर को इस तरीके से डायमेंशन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में तोड़ के लिखोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव आंसर आप लिख पाओगे। चौथी जो कॉमन मिस्टेक है वो एग्जाम्पल्स की बहुत ज्यादा कमी है। जैसा अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पुनर्जागरण के कारण पूछे गए, ठीक है। अब ये जो इन्होंने सेंटेंस लिखा है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर लास्ट में एक एग्जाम्पल हर सेंटेंस में आना जरूरी है। कि जैसे यहाँ इन्होंने लिखा कि कुस्तुंतनिया के अंदर पतन हुआ, तो एग्जाम्पल कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल लिखो। जैसे कि वहां से जो भी बुक्स और कल्चर का ट्रांसफर हुआ उसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया जा सकता है। यहाँ सामंती प्रथा का पतन, तो इससे मध्यम वर्ग का उभार, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको अपनी हर एक स्टेटमेंट में इंक्लूड करने हैं। अगर आप ये कर पाए तो इससे होता क्या है कि आपने एक तो कोई भी पॉइंट लिखा, तो जब तक कि इसमें एग्जाम्पल इंक्लूडेड नहीं है ये ब्लफ लगता है कि हाँ ठीक है आपको आता था और आपने लिख दिया, पर जैसे ही आप एग्जाम्पल लिखते हो ये प्रूव हो जाता है आपका पॉइंट, जो आपने पॉइंट दिया है ना वो। पांचवा पॉइंट है जनरल पॉइंट्स और कीवर्ड्स जो है ना उनकी बहुत ज्यादा कमी है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि इकोनॉमिक्स का कीवर्ड है राजकोषीय स्वास्थ्य, आप बोल सकते हो राजकोषीय स्वास्थ्य, ये एक इकोनॉमिक्स का कीवर्ड्स हो गया। सबका साथ सबका विकास एक कीवर्ड है। इस तरीके से जब आप कीवर्ड्स का यूज करते हो, अगर आप इकोनॉमिक्स का कोई आंसर लिख रहे हो उसमें राजकोषीय स्वास्थ्य लिखोगे या सबका साथ सबका विकास, तब आपको नंबर अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर यही सब चीजें आप सपोज करो कि पॉलिटी के अंदर यूज कर रहे हो तो आपके नंबर खराब हो जाएंगे उससे। पॉलिटी के दूसरे अपने कीवर्ड्स होंगे जैसे कि फेडरलिज्म हो गया, संघवाद हो गया, तो ये सारी चीजें आपको कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आप अगर इस आंसर के अंदर भी देखोगे कहीं पे भी आपको कीवर्ड्स देखने को नहीं मिलेगा, और कीवर्ड्स जब नहीं होंगे तब वो आंसर ना एकदम अच्छे लेवल का नहीं लगता है। और कीवर्ड्स भी अगर अंडरलाइन किए हुए हो तो बहुत ही सोने पे सुहागे वाली बात है। अगर आप ये आंसर देखो, इसके अंदर भी आपको दिखेगा कि जो डिमांड है वो फुलफिल की नहीं है इन्होंने। यहाँ स्तूप के लिए कुछ पूछा था, ठीक है, पर इन्होंने पूरी ये स्तूप ही बता दिया इसको, जबकि स्तूप पूछे ही नहीं थे इस तरीके से। अगर आप लोगों को याद होगा आकलन प्रोग्राम का ये क्वेश्चन है, अभी मैं क्वेश्चन तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर ऐसा कुछ था नहीं कि विशेषताएं वगैरह नहीं पूछी थी, पर जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो इन्होंने फुलफिल नहीं की, इस वजह से इनको फिर से 2 ही नंबर मिले। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, आप लोग अगर अच्छे पॉइंट्स लिखते हो और अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो तो बहुत अच्छे चांस है कि आप अच्छे अच्छे नंबर ले पाओ आंसर के अंदर। जैसे अगर ये आप आंसर देखो, इसमें बिल्कुल भी ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है और एकदम होच पोच कर रखा है। मतलब इन्होंने, पढ़ने वाला अगर पढ़ेगा तो उसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो चलो 2-4 क्वेश्चन की बात है, जब आपकी कॉपी 48 क्वेश्चंस लिखे हुए वो पूरी कॉपी किसी के पास में जाएगी तो अगला इंसान ना बहुत गंदा फील करता है इस तरीके से जो अनइवन जो आंसर्स लिखे होते हैं ना उनको देख। तो प्रेजेंटेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 2 नंबर में भी आप ये सब डायग्राम्स यूज कर सकते हो या इस तरीके से कोई डायग्राम्स यूज कर सकते हो, यहाँ लिखा जा सकता है। ये सब आने वाली जो क्लासेस है आंसर राइटिंग की उसमें आपको प्रॉपरली बता दिया जाएगा।
अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉमन मिस्टेक क्या करते हो आप लोग। 6 पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। 6 में से पहला पॉइंट था क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग। तो डिमांड फुलफिल करने के लिए जो पीछे वाले जो शब्द होते हैं उनको आप अंडरलाइन कर लिया करें। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं या गोला कर लो या अंडरलाइन कर लो, जिससे कि आप उसी पर्टिकुलर जो शब्द पूछा है उसी पे आप अपना पूरा आंसर लिख पाओ। दूसरा जो है, पैराग्राफ फॉर्म में आंसर बिल्कुल नहीं करना है। आपको पॉइंट वाइज ही 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स आप बना सको पॉइंट वाइज आपको आंसर करना है। तीसरा पॉइंट, आंसर्स के अंदर आपको डायमेंशंस दिखनी चाहिए। जितना आप ब्रेक करोगे अपने आंसर को उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। चौथा, एग्जाम्पल्स हर एक लाइन जो आपने लिखी है कोशिश करो हर एक लाइन के अंदर आप डाल पाओ एग्जाम्पल। जब आप सब लाइन में डालने की कोशिश करोगे तब जाके 60-70% के अंदर आप डाल पाओगे। ठीक है। पांचवा है, जनरल पॉइंट्स बिल्कुल नहीं लिखना है। जनरल पॉइंट्स के आरपीएससी मार्क्स नहीं देती है। अगर कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो और अच्छे अच्छे कीवर्ड्स का यूज करो। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक छोटी बुकलेट बनाओ जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के एक जगह कीवर्ड लिख लिए और पॉलिटी की एक जगह लिख लिए। हालांकि ये सारी जो कीवर्ड्स वाली जो चीजें हैं या कोटेशंस वगैरह है या बाकी वैल्यू एडिशन मटेरियल है, आकलन प्रोग्राम जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको हमारी तरफ से दे दिया जाएगा। सिक्स्थ जो है वो प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी तो चेक करने वाले को ज्यादा सहज लगता है, अच्छा लगता है। मोनोटोनस जब वो हो जाते हैं बहुत सारे आंसर्स चेक करके, तो ये जो डायग्राम वगैरह होते हैं तो उस मोनोटोनस सिचुएशंस को तोड़ते हैं और उनको अच्छे नंबर देने के लिए विवश करते हैं। ठीक है। इन सब के बाद में हम देखते हैं कि एक अच्छा आंसर एक्चुअल में होता क्या है। एक आइडियल आंसर क्या होगा जिसमें स्ट्रक्चरिंग होगी प्रॉपर। स्ट्रक्चरिंग क्या होती है? स्ट्रक्चरिंग होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि महिला सशक्तिकरण पे आप जो भी अपने विचार हैं वो व्यक्त कीजिए या महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विवेचना करें। अब एक तो आप ये हो कि रैंडम प्रयास लिखने लग जाओ, 4 5 10 प्रयास लिख दिए और ठीक है काम खत्म। एक ये होता है कि आप उस आंसर को तोड़ो, ब्रेक करो। ब्रेक किस में करोगे कि या तो ऐसे मान लो कि बाल्यावस्था में कर लो या एज के हिसाब से कर लो कि जो पैदा होने से लेके और 15 साल की एज तक, फिर 30 साल की एज तक, फिर 50 साल की एज तक, इस तरीके से भी तोड़ सकते हो आप। या ये जो बाल्यावस्था या किशोरावस्था अडोलसेंट वगैरह है, ये चाइल्डहुड अडोलसेंट वगैरह, इनके अंदर तोड़ के भी आप लिख सकते हो। जब आप इस तरीके से लिखते हो कि देखो सर जब बच्ची है तब सरकार ये काम कर रही है, जब थोड़ी स्कूलिंग वाली एज आ गई तब ये काम हो रहे हैं, जब वो बड़े हो गए हैं तब दूसरे काम हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप लिखोगे तो ये आपकी स्ट्रक्चरिंग दिखाती है। और दूसरा जो है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कीवर्ड्स पूरे आंसर की जान होते हैं। कीवर्ड्स कीवर्ड्स जैसे ही दिखाई देते हैं अंडरलाइन किए हुए कीवर्ड्स, तो वहां ऑटोमेटिकली तो दो चीजें हो गई, स्ट्रक्चरिंग का ध्यान रखना है, कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। आंसर पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखा होना चाहिए। पैराग्राफ फॉर्मेट के जमाने गए और मेरे पे विश्वास करो इसके लिए। पैराग्राफ फॉर्मेट बहुत मोनोटोनस होता है चेक करने के लिए भी। जिन लोगों ने भी कभी कॉपियां चेक करी है वो इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि जब बार बार पैराग्राफ में लिखा हुआ होता है तो बहुत पढ़ने के लिए मेहनत करनी होती है उसके लिए। और कोई भी कॉपी चेकर या इवेलुएटर ये नहीं चाहेगा कि उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। जितना इजी उसके लिए कॉपी चेक करना होगा उतने ही अच्छे नंबर उसके हाथ से निकलेंगे। तो पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखना है। एक जो हेडिंग जो लेनी है आपको, क्वेश्चन से ही हेडिंग बनानी। एक हेडिंग क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती है। सपोज करो कि किसी चीज के कारण पूछ रहा है तो ये कारण हमने लिखे। कारण के अंदर हमको अब सब हेडिंग्स यूज करनी है। ये सब हेडिंग्स होगी 1 2 3 4 5 जितनी भी आप कर सको। सब हेडिंग्स के अंदर दूसरे पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। तो ये जो हेडिंग्स है ये हमको क्वेश्चन से ही यूज करनी है। ये कंपल्सरीली अपने दिमाग में बिठा लो। अगर 5-5 नंबर के 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया है 10 नंबर का, तो 5 नंबर के लिए कारण और दूसरे के अंदर अगर प्रभाव पूछा है तो ये प्रभाव, इसी तरीके से करके लिखना है। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर करने की कोशिश करो। ज्यादा घुमाने फिराने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेस वैसे ही बहुत कम होता है। और अगर किसी चीज पे कंटेंट है मान लो आपके पास में, तो घुमाने की बजाय कुछ अच्छी चीजें ऐड करने की उसके अंदर कोशिश करो। अगला प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जैसा कि मैंने अभी बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेजेंटेशन का।
पूरा जब इंसान मोनोटोनस हो जाता है उसको ब्रेक कर सकता है तो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और मैक्सिमम पॉइंट्स के अंदर एग्जाम्पल डालने की कोशिश करो। ये आपका जो आपने लाइन लिखी है उसको प्रूव करता है, एग्जाम्पल उसको सत्यापित करता है। तो जब आप एग्जाम्पल डालते हो तो मान के चलो 10 नंबर वाले क्वेश्चन के आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। अगर सब सारे एग्जाम्पल हर एक पॉइंट में आपने एग्जाम्पल डाले हैं तो 1 नंबर आपका पक्का बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद मूव टू द नेक्स्ट, आरपीएससी मार्किंग पैटर्न कैसा है। तो आरपीएससी एक्चुअल में किस तरीके से कॉपी चेक करती है ये हम लोग देखते हैं। देखो ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें 4 पॉइंट्स में ब्रेक करके नंबर दिए हुए हैं। ये शायद 2021 की कॉपी है। इसमें 4 पॉइंट्स में आपको नंबर दिए हुए हैं, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क। 4 मार्क करके और 4 पॉइंट में आपको नंबर दिए हैं। इससे पहली बात तो ये प्रूव होती है कि जो पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखते हैं उसको पॉइंट फॉर्म में नंबर भी मिलते हैं। ये आपके सामने है, देखो, ठीक है। और इनका देखो, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इसी तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है और इसी तरीके से देखो इन्होंने टिक मार्क करके और इसके नंबर भी दिए हैं। तो पहली चीज तो ये फिक्स हो गई कि लिखना तो पॉइंट फॉर्म में ही है। पैराग्राफ फॉर्म में जो सोच के बैठे हैं वो अभी से अपनी थोड़ी चेंज करो अप्रोच, और पैराग्राफ में ना लिख के और पॉइंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। अब इसके अंदर भी आप देख लो, ये देखो हर एक पॉइंट का ही इन्होंने मार्किंग करी है। देखो यहाँ पे मार्क, यहाँ मार्क, यहाँ मार्क, यहाँ मार्क, और देखो यहाँ ये भी पॉइंट फॉर्म में लिखे हुए हैं पूरे। और जब आप पॉइंट फॉर्म में लिखते हो तो इस तरीके से मार्किंग होती है और ये मार्क्स अच्छे मार्क्स होते हैं। अगर आपको पिछली वाली वैकेंसी के अंदर अगर आपको मार्किंग पैटर्न का अंदाजा है तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग मार्किंग रखी थी, और ये तो पॉलिटी की मार्किंग दिखा रहा हूं मैं आपको, तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग थी। तो पॉइंट फॉर्म के अंदर जब आंसर लिखा है तो इनको ठीक ठीक मार्क्स मिले हैं। दूसरे, ये अगली कॉपी अगर वापस से देखो तो इसमें भी देखो ये इन्होंने भी पॉइंट्स फॉर्म में लिखे हैं और 1.25 मार्क मिला है। 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। यहाँ 1.5 नंबर मिला है, देखो। इस तरीके से जब क्लैरिटी में आप आंसर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पॉइंट फॉर्म में लिख दिया और क्लियर दिख रहा है, बस बहुत अच्छा आंसर है। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, आप यहाँ पे भी देख सकते हो विश्रांति तकनीक लिखा, ये कीवर्ड है। और तनाव प्रबंधन की जो बात है तो ये शायद बिहेवियर का कुछ क्वेश्चन होगा। विश्रांति तकनीक इन्होंने लिखा और अंडरलाइन कर दिया उसको। तो इस तरीके से जब आप देखो, बायो फीडबैक है, ये भी कीवर्ड है और इसको भी इन्होंने लिख दिया। कॉग्निटिव बिहेवियर, इसको भी इन्होंने अंडरलाइन करके लिख दिया। तो यहाँ देखिए 4 नंबर मिले हैं आंसर के अंदर, जब इन्होंने पॉइंट फॉर्म में लिखा और अंडरलाइन करके और कीवर्ड्स का यूज किया तब इनको 4 नंबर मिले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखो, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार। हाँ, तो ये आजाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं था बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। केवल तथ्यों के साथ कथन का समर्थन या विरोध करें। ठीक है, केवल तथ्यों के साथ। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि केवल मेरे को फैक्ट चाहिए बस। तो और लिखने वाले ने क्या किया है, देखो कहीं पे भी फैक्ट्स यूज नहीं किए और जनरल पॉइंट्स लिख दिए। अब जब जनरल पॉइंट आप लिखोगे तो देखो आरपीएससी मार्क्स नहीं देती, 0.25 मार्क है केवल 5 नंबर के क्वेश्चन में, 0.25। क्योंकि जब क्वेश्चन ही डिमांड कर रहा है कि मेरे को फैक्ट चाहिए और आप फैक्ट्स डाल नहीं रहे हो, कुछ भी ऊपर नीचे की चीजें लिख रहे हो, तब आरपीएससी आंसर मतलब नंबर उसके अंदर नहीं देती है। तो इससे ये भी फिक्स हुआ कि जनरल पॉइंट्स हमको नहीं लिखने हैं बिल्कुल भी। जैसे हम लिख देते हैं ना कि हाँ पर्यटन का हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा योगदान है, इस तरीके के कोई भी पॉइंट्स हमको यूज नहीं करने हैं। अगर आपको यूज करना भी है तो इस तरीके से यूज करोगे कि पर्यटन जो है हमारी जीडीपी के अंदर इतना रोल अदा करता है, जितने भी परसेंट है, उस इस तरीके से जब आप लिखोगे तो आपका आंसर इफेक्टिव बनता है। जब जनरल पॉइंट्स डालते हो आप तो इफेक्टिविटी कम हो जाती है आंसर। ठीक है, अगला हम देखते हैं। ये क्लियर प्रेजेंटेशन वाला जो चीज मैं आपको बता रहा था, यहाँ आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप अगर ये आंसर को आप देखोगे तो कितना हौच पौच सा, और राइटिंग भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अंडरलाइन भी किया है पर इसको पता नहीं कैसे क्या कर दिया इन्होंने, जनरल सुरक्षा। अब यहाँ पढ़ने में मेहनत करनी पड़ेगी जो भी इवेल्युएटर है उसको।
तो यहाँ 10 में से 2 नंबर मिले हैं देखो। तो जितना क्लियर हो सकता है उतना क्लियर लिखो आंसर, उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले के अंदर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना करें। वैचारिक पृष्ठभूमि पूछी थी, यहाँ इन्होंने कुछ और ही चीज लिख दी। तो देखो यहाँ हालांकि अधिकतर मेंशन नहीं करते हैं आरपीएससी, कैंडिडेट हैज नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, कैंडिडेट क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया है, ये इन्होंने खुद ने लिख के दिया है। हालांकि लिखते नहीं है, पर इस पर्टिकुलर में आंसर में लिखा है, क्योंकि शायद इन्होंने 0 दिए होंगे तो उसको प्रूव करने के लिए लिखा होगा। तो ऐसा होता है जब आप डिमांड नहीं फुलफिल कर पाते हो क्वेश्चन की ना, तो आरपीएससी बिल्कुल मार्क्स देते ही नहीं। तो डिमांड को हमको सर्वोपरि रखना ही रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और ना भूलो इसके लिए करना क्या है कि वैचारिक पृष्ठभूमि को यहीं पे बोला कर लो, और बार बार जब आप देखोगे तब आपको वैचारिक पृष्ठभूमि दिखने लगेगी, तो आप भटकोगे नहीं आंसर के अंदर कहीं पे भी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, तो अगला ये है, बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि इंट्रो और कंक्लूजन जो चीजें हैं, इंट्रो और कंक्लूजन जो है ये बहुत मिथ्य बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमको डायरेक्ट आंसर लिख देना चाहिए। अब मैं ये जो 2021 की कॉपी है, इससे मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रो और कंक्लूजन क्या होता है। देखिए ये मार्क देखिए, इंट्रो के ऊपर मार्क लगा रखा है, 0.5 मार्क्स भी इसके इंट्रो के दे रखे हैं। ये कंक्लूजन रहा, ये मार्क लगा रखा है, और 0.5 मार्क कंक्लूजन के भी दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक क्वेश्चन में एक नंबर इंट्रो और कंक्लूजन से बढ़ा पा रहे हो, तो इंट्रो और कंक्लूजन लिखना गलत बात है? बिल्कुल भी नहीं। आप इन 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में तो गांठ बांध लो कि अपने को इंट्रो और कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, आपके खून में दौड़ने लग जाना चाहिए। मतलब इंट्रो कंक्लूजन बॉडी, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते ही यही होना चाहिए, इंट्रो कंक्लूजन बॉडी, अंटिल कि वहां वो जो कथन वाले वो टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें 10 नंबर वाले में ही ABC करके और 3 क्वेश्चन पूछे होते हैं, उनके अंदर आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी जो जनरल 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर इंट्रो और कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। अभी ये जो क्लास है ये केवल इंट्रोगेटरी क्लास है, इसलिए हम इंट्रो कंक्लूजन के डीप में नहीं जा रहे हैं। आगे आने वाली क्लासों में हम पूरा अच्छे से सीखेंगे। एक क्लास इंट्रो पे ही होगी, तो इंट्रो किस तरीके से लिखे जाते हैं या आप बेसिक इंट्रो किस तरीके से बना सकते हो, और उन सब पे हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो वही है कि कंक्लूजन पे 0.5 मार्क्स देखो दे रखे हैं, ये कंक्लूजन और 0.5 मार्क्स दे रखे हैं। अगला देखें तो हाउ यू शुड स्टडी। अब ये जो भी सिनेरियो आपने समझा इस क्लास में, तो इससे क्या होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। पहली बात, 10 मार्कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपना कंटेंट तैयार करना चाहिए। 10 मार्कर का कोई भी क्वेश्चन के लिए आप जब कंटेंट तैयार करोगे तो 5 मार्कर उससे हो जाएगा और 2 मार्कर्स भी हो जाएंगे। अगर आप ये चीजें कर सकते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। जैसे सपोज करो कि आप अमेरिकन रिवोल्ट पढ़ रहे हो, अमेरिकी क्रांति पढ़ रहे हो, तब उसको कर ये सकते हो कि उसके प्रभाव लिखो, उसके कारण लिखो, और मेजर मेजर उसकी घटनाएं लिख लो। ठीक है, इससे आपका 10 नंबर का कंटेंट तैयार हो गया, 5 नंबर का हो गया और 2 नंबर का। अगर इस तरीके से आप हर एक टॉपिक पे पढ़ सकते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका इंट्रो और कंक्लूजन, ये दो चीजों पे उसको विचारने की कोशिश करो कि जो भी डेटा या फैक्ट आपने पढ़ा है वो इंट्रो में यूज हो सकता है या कंक्लूजन में यूज हो सकता है। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके इंट्रो कंक्लूजन वाली दिक्कतें जो है वो खत्म होने लगेगी, आपको पहले से ही इंट्रो कंक्लूजन पता होगा। तीसरा पॉइंट, पढ़ते हुए ये कर सकते हो आप कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना सब्जेक्ट्स के, उनको आप अलग लिख सकते हो किसी भी पेपर पे। कीवर्ड्स को आप अलग लिखते जाओ किसी पेपर पे, और बार बार जब कीवर्ड्स को रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि आपके आंसर के अंदर कीवर्ड्स आने लगेंगे। ठीक है, जैसे लागत लाभ विश्लेषण ये कीवर्ड होता है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कीवर्ड है लागत लाभ विश्लेषण। अगर ठीक है, तो जब आप मतलब ऐसे कीवर्ड्स देखते हो तो उनको पेपर में लिखते रहा करो। चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखना है, पॉइंट फॉर्म में ही लिखना है। अंडरलाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन के अंदर भी हमको गोला कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है, जो भी क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड है जिस रिगार्डिंग क्वेश्चन फॉर्म हुआ है वो हमको अंडरलाइन या
गोला कर लेना, ठीक है। बाकी यही थी आज की क्लास। आने वाले सेशंस के अंदर हम बहुत अच्छे से, बहुत डीप जाके और चीजें समझेंगे। अभी 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर, इनके सेपरेट वीडियोस आएंगे। और 10 मार्कर के अंदर भी इंट्रो पे अलग, कंक्लूजन पे अलग और बॉडी पे अलग हम बात करेंगे। इसके अलावा वैल्यू एडिशन मटेरियल किस तरीके से यूज किया जाता है और क्या क्या बाकी चीजें जो आपके आंसर्स को इफेक्टिव बना सकती है और एनहेंस कर सकती है, उन सब पे हम लोग बातें करेंगे। जुड़े रहो। जो भी चीजें इस वीडियो में बताई गई है, एक बार जब भी आप चाहे दूसरी जगह कहीं आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो या आकलन प्रोग्राम के अंदर, आप जरूर इम्प्लीमेंट करके देखो। आपको पक्का मार्क्स के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले आंसर राइटिंग सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।